हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट व्हेन वेयर एंड हाउ ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है। एंड एक चीज़ और आप लोग याद रखो, इस हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम आप लोग का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें आपका हिस्ट्री से सिर्फ चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 एग्रेरियन स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश, चैप्टर 2 एंड 3 आपके पास बुक्स हो तो अपने बुक में जो है उस चैप्टर 2 एंड 3 को मार्क कर लीजिए। From these two chapters the questions will be asked, most of the question will be of objective type। ठीक है, तो आप लोग यही दो चैप्टर को स्पेशली पढ़ोगे फॉर हाफ ईयरली एग्जाम हिस्ट्री में। बाकी सिविक्स में और ज्योग्राफी में कैसे कौन कौन सा लेसन पढ़ना है आई विल टेल यू इन अनदर वीडियो। ठीक है, तो अभी हम पहला लेसन देखेंगे, सॉरी सेकेंड लेसन देखेंगे, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कैसे राइज हुआ, किन सिचुएशन में वो आई, कैसे उसका फिर वो आगे ग्रो किया, एंड कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इनिशियली आई थी क्या करने के लिए, तो ओनली फॉर ट्रेड पर्पस, बिजनेस के लिए आई थी, कैसे वो जो है हमारा मतलब फेट डिसाइडेड बन गई, भाग्य विधाता बन गई। तो वी विल स्टडी एवरीथिंग अबाउट दीज इवेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कि वो सिचुएशन बताया गया है जिस सिचुएशन में ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में लैंड किए थे, उनका कदम पड़ा था। तो देखते हैं लाइन, गोइंग थ्रू द लाइन्स ऑफ योर बुक। इन द लेट 18th सेंचुरी पॉलिटिकल कंडीशन जो इंडिया का था वो बहुत अनस्टेबल था, मतलब स्थिर नहीं थी, अस्थिर था। औरंगजेब पहला पावरफुल लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। उसका डेथ 1707 में हुआ, जिससे कि सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। मार्क द बिगनिंग ऑफ ए वार ऑफ सक्सेशन फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। जैसे ही औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर उसकी डेथ हुई, उसके बाद का जो समय है वो पूरा समय जो है वो लड़ाइयों में बीता। अलग अलग एम्पायर्स जो है वो थ्रोन ऑफ दिल्ली की गद्दी के लिए लड़ते थे। एंड मुगल कोर्ट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द तुरानी, द ईरानी, द अफगानी एंड द हिंदुस्तानी ग्रुप्स व्हिच वर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग एंड कंस्पायरिंग अगेंस्ट वन अनदर। हाँ, मुगलों के जो कोर्ट्स थे वो भी डिवाइड हो गए। तुरानी अलग समूह था, ईरानी अलग समूह था, अफगानियों का अलग, मुगलों का अलग समूह था, एंड हिंदुस्तानी ग्रुप्स अलग थे। ये सारे ग्रुप्स आपस में फाइट कर रहे थे टू होल्ड पावर। एंड विद इन 50 years ऑफ औरंगजेब्स डेथ 9 मुगल एम्पायर्स रूल्ड इन क्विक सक्सेशन। आप अनस्टेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि 50 साल उसके डेथ के बाद, औरंगजेब के डेथ के 50 साल के अंदर जो है 9 अलग अलग एम्पायर्स जो है क्विक सक्सेशन में रूल करते हैं दिल्ली को। एंड इसी सिचुएशन को एडवांटेज वीक सेंट्रल में जब वीक गवर्नमेंट होगी तो इसी सिचुएशन का एडवांटेज उठा के द मुगल गवर्नर्स ऑफ उद, बंगाल एंड डेक्कन फ्रीड देमसेल्व्स फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द central government, attracted by India's enormous wealth and aware of the political instability. The Persian ruler Nadir Shah invaded India in 1739. You will remember the name. It is quite important as far as your examinations are concerned. Okay? तो नादिर शाह जो कि एक पर्शियन रूलर था, उसने भारत का जो स्थिति देखा, वहाँ पे अनस्टेबिलिटी देखा, तो भारत में और भारत का जो वेल्थ देखा, पैसा रुपया पैसा खजाना देखा, तो उसने क्या किया, भारत पे आक्रमण किया। 1739 डेट को स्पेशली आप याद रखोगे। ही इंडल्ज इन लूट एंड लार्ज स्केल मैसेकर ऑफ पीपल। मैसेकर मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जो किल किया जाता है। ही वॉज फॉलोड बाय अहमद शाह अब्दाली। उसके जस्ट बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, जो कि इंडिया को इंटरमिटेंटली 1747 से 1766 के बीच वो बार बार हमला करता है अहमद शाह अब्दाली। एज ए रिजल्ट इंडिया का जो फाइनेंशियल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ जो था वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। एंड दिस पेव द वे फॉर अदर फॉरेन नेशंस टू इन्वेड एंड डोमिनेट इंडिया। और जैसे ही बार बार के मुगलों के आक्रमण से देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई, देश में और अस्थिरता आई, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री पावर का क्षय हुआ, उसका पतन हुआ। नतीजा ये हुआ कि इसी ने पेव किया, रास्ता बनाया किस चीज़ के लिए, तो दूसरे फॉरेन नेशंस जो थे वो इन्वेड करने का सोचने लगे एंड भारत को डोमिनेट करने का सोचने लगे। डॉक्टर सतीश चंद्रा ओपाइंस फेमस historian है, opines that India lagged behind the world in the field of science and technology and the Mughal ruling class remained blind to this development।
भारत दुनिया के बाकी देशों से जो पिछड़ा हुआ ही रह गया वो इसीलिए क्योंकि इंडिया जो है वो जो मुग़ल रूलिंग क्लास थे उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ खास मतलब नहीं था। ठीक है, तो अब बात करते हैं। सबसे पहले यू मे बी फैमिलियर विद द fact that Portuguese were also one of the invader to have invaded our country। पोर्तुगीज़ ने भी भारत के अलग अलग पार्ट्स पे बहुत सारे समय तक होल्ड करके रखा। तो अभी पहले हम पोर्तुगीज़ का ही भारत में आगमन देखेंगे। तो इंडिया हैड कमर्शियल रिलेशंस विद द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट सिंस एंशिएंट टाइम्स। ओके, सो एंशिएंट टाइम से इंडिया के कमर्शियल रिलेशंस रहे। द मुगल एम्पायर्स हैड फेल्ड टू गार्ड देयर सी कोस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग नेवी। मुगलों के समय में भारत अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि उनकी नेवी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं थी, समुद्री सेनाएं स्ट्रॉन्ग नहीं थी। दस नतीजा ये हुआ कि इंडियन कोस्ट बिकेम एन ईजी ट्रेडिंग डेस्टिनेशन फॉर द यूरोपियन पावर्स हु फॉट फॉर द कंट्रोल ऑफ इंडियन ट्रेड एंड रिच नेचुरल रिसोर्सेज। तो नतीजा ये हुआ कि जैसे ही कोस्ट पे निगरानी कम हुई, कोस्ट पे सुरक्षा कम हुई, तो वो कोस्ट जो अलग अलग भारत के जो किनारे हैं, समुद्र के जो कोस्ट हैं, वो डेस्टिनेशन बन गए यूरोपियन पावर्स के लिए। वहाँ पे उस अलग अलग सी रूट्स के माध्यम से वे जितने भी विदेशी यूरोपियन पावर्स हैं वो भारत के ट्रेड पे कंट्रोल करने के लिए लड़ाई लड़ने लगे। And the geographical discoveries of the last quarter of the 15th century also opened the prospects of newer and more profitable markets। हाँ, और 15th सेंचुरी के बाद नई नई खोज हुई, नए नए देशों का पता चला, तो इसके बाद से और ज़्यादा नए नए टेरिटरीज़ में एक्सप्लोर करने के लिए, रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। आप फिगर में सी रूट्स टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी देख सकते हैं। एंड वास्को डी गामा पोर्तुगीज़ नेविगेटर था, फाउंड आउट ए न्यू सी रूट टू इंडिया। He reached the port of Calicut on, ये डेट आप याद रखेंगे, on 20th May 1498 with a fleet of 4 ships and 118 sailors on board. He received a warm welcome from the Hindu king Jamorin। हाँ, वास्को डिगामा जो कि एक पोर्तुगीज़ नेविगेटर था, उसने नया सी रूट खोजा भारत आने के लिए। एंड वो पोर्ट ऑफ कालीकट के बंदरगाह पे 20 मई को पहुंचा 1498 को अपने 4 शिप्स के फ्लीट के साथ, काफिले के साथ, और 118 सेलर्स उसके पास थे। उसको वार्म वेलकम मिला। उस समय के कालीकट का जो हिंदू किंग था जमोरिन, उसने उसको बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया। ठीक है, द पोर्तुगीज सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन कोचीन, गोवा, दमन एंड दीव विच दे रिटेन टिल 1961। और यहीं से वास्को डी गामा के आने के साथ ही जो है वो पोर्तुगीज जो है धीरे धीरे कोचीन में, गोवा में, दमन एंड दीव, ये सब आइलैंड है, दमन एंड दीव, तो ये इन सारे जगहों पे उन्होंने अपनी टेरिटरी एस्टेब्लिश करी, ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश करे, जो कि 1961 तक था। ठीक है, अब है द डच इन इंडिया। पोर्तुगीज लोग भारत में। अट्रैक्टेड बाय द स्पाइस मार्केट्स ऑफ द साउथ टू ईस्ट एशिया, द डच undertook several voyages this region। The Dutch East India Company was formed in 1602। Their important factories were located in Masulipatam, Pulicat, Surat, Karikal, Patna, Balasore and Cochin। They exported cotton cloths, raw silk, molasses, opium and indigo from India। The Dutch succeeded in establishing their monopoly in the spice trade throughout the 17th century। They established a trade link between India and the islands of Far East। They further established their command on the pepper and spice trade in the islands of Sumatra, Java and Moluccas। They also succeeded in enduring the English out of Amboina, one of the spice islands, in 1623। While the Dutch were expanding their trade in India and in the islands of the Far East, they were opposed by the Dutch government, who laid stress on maintaining its primacy over the affairs of the company। This behavior of the government led to the decline of the company। हाँ, अब पूरा कहानी जानिए। तो अट्रैक्टेड बाय द स्पाइस, भारत शुरू से ही, जैसा कि आपको पता हो कि भारत शुरू से ही अपने स्पाइस मार्केट्स के लिए फेमस रहा थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो अट्रैक्टेड बाय द स्पाइस मार्केट्स ऑफ द साउथ टू ईस्ट एशिया, द डच अंडरटुक। इस साउथ स्पाइस मार्केट से प्रभावित होकर लालच में आके डच लोगों ने कई बार सेवरल वॉयजेस, कई बार समुद्री यात्राएं करी इस एरिया की। एंड इस तरह डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में इस्टेब्लिश किया।
एंड डच लोगों की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्रीज थी उनके प्रोडक्ट्स की वो कहाँ कहाँ थी, तो मसालीपट्टनम में, पुलिकट, सूरत, कडिकल, पटना, बालासोर एंड कोचीन में वो कॉटन क्लोथ्स को एक्सपोर्ट करते थे, रॉ सिल्क को एक्सपोर्ट करते थे, ओपियम एंड इंडिगो को इंडिया से बाहर भेजते थे। एंड इस तरह डच ने जो है धीरे धीरे स्पाइस ट्रेड में अपनी मोनोपोली स्थापित कर ली, अपना एक अधिकार स्थापित कर लिया। उन्होंने एक नया ट्रेड लिंक एस्टेब्लिश किया बिटवीन इंडिया एंड द आइलैंड्स ऑफ द फार ईस्ट, पूरब की तरफ के आइलैंड्स के बीच। दे फर्दर एस्टेब्लिश देयर कमांड ऑन द पीपर एंड स्पाइस ट्रेड इन द आइलैंड्स ऑफ सुमात्रा, जावा एंड मोलुकस, यहाँ के आइलैंड में भी कमांड किया। और उसके बाद व्हेन द डच वेर एक्सपेंडिंग देयर ट्रेड इन इंडिया एंड आइलैंड्स ऑफ द फार ईस्ट, हाँ, एक तरफ जो डच थे, जो ट्रेडर्स थे, वो अपने ट्रेड को भारत में एक्सपेंड कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जो डच गवर्नमेंट थी वो इस चीज़ को अपोज कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रेस था प्रीमेसी ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के मामलों में ज़्यादा प्रीमेसी जो है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाए। दिस बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट लेड टू द, इससे क्या हुआ, कंपनी का पावर धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। एंड पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे उसकी पावर ख़त्म होने लगी। एंड इसके जस्ट बाद आ जाता है ब्रिटिश इंडिया, द ब्रिटिश इन इंडिया, भारत में ब्रिटिशर्स का आगमन। तो ब्रिटिशर्स, सर फ्रांसिस ड्रेक, a British navigator, undertook voyage around the world in 1579. The completion of his voyage and the victory of the English over the Spanish Armada in 1588 encouraged the people of England to undertake voyages to the eastern world. The English Queen Elizabeth I also encouraged many seafarers like James Lancaster, John Mildenhall, and Captain Raymond to go to India. On 31st December 1600, Queen Elizabeth I granted the East India Company a royal charter, giving it the sole right to trade with the East. A royal charter clearly means that no other trading group in England could now compete with the East India Company. The company now had the right to undertake voyages to new and unknown markets from where it could buy goods at a cheaper price and sell them back in Europe at higher prices. Okay. The East India Company undertook its early voyages to Sumatra, Java and Moluccas. In 1608, it made its first attempt to establish factories in India. 1613 में मुगल एम्पायर जहांगीर ने issued a फरमान order permitting the English to establish a factory permanently at सूरत था। तो पहले तो सर फ्रांसिस ड्रेक, जो कि एक ब्रिटिश नेविगेटर था, समुद्री यात्रा करने वाला, अंडरटुक 1579 के आसपास उसने ईस्टर्न वर्ल्ड की तरफ की यात्रा शुरू करी। एंड उसके कंप्लीशन ऑफ हिज वॉयज एंड द विक्ट्री ऑफ द इंग्लिश ओवर द स्पेनिश आर्माडा इन 1588 इनकरेज द पीपल ऑफ इंग्लैंड, जो लोग थे इंग्लैंड के, वो ईस्टर्न वर्ल्ड की तरफ की वॉयस के लिए इंटरेस्टेड हुए। क्वीन एलिजाबेथ जो है बहुत सारे सी फेयरर्स को, जैसे कि जेम्स लेंसेस्टर एंड दूसरे लोगों को, कैप्टन रेमंड वगैरह को इंडिया जाने के लिए इनकरेज करी। एंड 31 सितंबर को उन्होंने, क्वीन एलिजाबेथ ने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया अपने सेलर्स को। क्या? तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर दिया। रॉयल चार्टर का मतलब होता है कि उसको एक ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल राइट मिल गया क्या करने के लिए, तो ईस्ट के कंट्री से ट्रेड करने के लिए। और ए रॉयल चार्टर क्लियरली मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड नाउ कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इंग्लैंड की कोई भी ट्रेडिंग ग्रुप ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला नहीं कर सकती, यानी भारत में जितने भी व्यापार होंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही होंगे। एंड कंपनी का अब राइट था, अधिकार था टू अंडरटेक वॉयजेस टू न्यू एंड अननोन मार्केट्स फ्रॉम वेयर इट कुड। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए नए अननोन मार्केट्स की वॉयजेस शुरू करी, यात्राएं शुरू करी, जहाँ से वो गुड्स को चीपर प्राइस पे ख़रीद सके एंड मार्केट, यूरोप के मार्केट में हायर प्राइसेस पे बेच सके। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में सुमात्रा, जावा, इन सारे जगहों पे यात्राओं में गई। 1608 में फाइनली फर्स्ट अटैम्प्ट उन्होंने किया क्या करने के लिए, तो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में। और 1613 ईस्वी में उनके लिए सिचुएशन भी बड़ी कंड्यूसिव बन गई। 1613 ईस्वी में मुगल एम्पायर जहांगीर ने एक फरमान जारी किया जिसमें कि उन्होंने इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को फैक्ट्री परमानेंटली एस्टेब्लिश करने के लिए, सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए ग्रांट कर दिया, परमिशन दे दिया। और इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में शुरुआत हुई। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड एट सूरत, याद रखिएगा।
Simultaneously, similar other factories were established in Madras, Chennai, Bombay and Calcutta. ठीक है, तो हमने जाना डच पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद आता है किसका नंबर, फ्रेंच ने भी भारत को इन्वेट किया था, वहाँ उन्होंने भी यहाँ पे अपनी कॉलोनी बनानी चाहिए। तो फ्रेंच की कैसे स्ट्रेटजी रही, कैसे उन्होंने इनिशिएट किया, वी विल रीड अबाउट इट इन आवर next video won't take too long. I will upload it within 1 or 2 days, so keep patience and read the later or remaining part of this lesson, that is more important। बड़ा लेंदी चैप्टर है, तो इम्पोर्टेंट इवेंट्स को हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव एनफ टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।